Very good morning, students. We are in our political science class today. Okay, we will continue with our chapter 1. That is what we were learning in the last chapter. We learned for the first this political science का first chapter क्या था कि post World War political developments, यानी political developments क्या क्या हुई after World War. कौन कौन सी World War हुई थी? First World War 1914 से लेके 1918 में, Second World War 1937 से लेके 45 तक, ओके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड इन दैट उसके बाद क्या क्या इफेक्ट्स आए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, वो हम देख रहे थे. लास्ट टाइम जब हम रुके थे तो हम रुके थे कोल्ड वॉर पे. तो व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर? तो फर्स्ट था बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? व्हाट इज बाइपोलराइजेशन? वेरिन लोग क्या हुए, दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गए. या तो तुम उनके तरफ हो या तो हमारी तरफ हो, या तो तुम हाँ हो या तो तुम ना हो. कोई इन बिटवीन कोई ऐसी जगह नहीं है कि ऐसे नहीं हो सकता है कि अच्छा थोड़ा ये कंट्री अगर हम अमेरिका के साथ हैं तो इसका मतलब हम जैसे रशिया के भी दोस्त हो गए, ऐसे नहीं. क्योंकि अमेरिका और रशिया के बीच में मनमुटाव चल रहा था काफी सालों तक. लिटरली 45 इयर्स तक उनके मनमुटाव चल रहे थे. तो इस वजह से क्या हुआ, जो कंट्री अमेरिका के साथ है वो रशिया के दोस्त नहीं है, और जो रशिया के दोस्त है वो अमेरिका के नहीं है. सो दिस इज कॉल्ड बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. जो भी छोटे मोटे कंट्रीज थे उनको या अपनी लॉयल्टीज साबित करनी पड़ती थी वो किस तरफ है, ठीक है. और इस वजह से टेंशन स्प्रेड होने लगा. नाउ इन डू यू नो में the communist revolution took place in 1917 in Russia, and the Soviet Union came into being. In a short while, the Soviet Union came up as a superpower in international politics. But there were extreme differences between America and Soviet Union. Now, what were those extreme differences that they are telling us here? क्या क्या है? क्या हो गया? जैसे हमने ऑलरेडी देखा था कि रशिया और अमेरिका के बीच में पावर, कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल है, इनके बीच में ये हमेशा से एक जद्दोजहद चल रही थी, कंपटीशन चल रही थी. अगर इसने अपनी आर्मी एंड डिफेंस किया तो हम भी हमारे आर्मी और डिफेंस में डेवलपमेंट्स लाएंगे. ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब से या न्यूक्लियर जो भी डिफेंस ऐसे हमारे पास जो भी तकनीक है वो हम उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, पावरफुल करेंगे. ये उनके हमेशा से एक जंग थी उनके बीच में ही, एक दूसरे को अपने से नीचा दिखाने की. तो दे आर गिविंग एग्जांपल्स व्हाट वर दोस डिफरेंसेस बिटवीन अमेरिका एंड सोवियत यूनियन. So the first difference was the USA was a democratic state advocating capitalism. अब यूएस की क्या थी, उनकी एक सिद्धांत क्या थी कि हम कैपिटलिस्ट है. कैपिटलिस्ट यानी जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी इंडस्ट्री चलाते हैं या बिजनेस में लगाते हैं या कंट्री के लिए कुछ करते हैं. लेकिन सोवियत यूनियन ने क्या सोचा, हमें इनके अलग कुछ करना है. तो उन्होंने क्या सोचा, हम क्या करेंगे, वी विल एडवोकेट सोशलिज्म. सोशलिज्म मीन्स क्या है, वहां पे किसी एक का कोई भी चीज उनकी उस पे हक नहीं बनता है. यानी जैसे अगर हम अभी आज हमारा घर खरीद रहे तो हम ओनरशिप घर खरीद रहे, लेकिन जो एक कम्युनिस्ट या सोशलिज्म जो जिसे फॉलो करते हैं वो क्या सोचते हैं कि जो कुछ है वो सबका है. यानी तुम अभी जैसे हम अभी सोचते हैं कि हमारे पास कैपिटलिस्ट क्या सोचेंगे, हमारे पास पैसे हैं तो हम इंडस्ट्री लगाएंगे, वो पैसे हम उसका मुनाफा जो भी इंडस्ट्री से आता है वो हमारा है. आज अगर कोई अंबानी या रिलायंस में कुछ पैसा मुनाफा कमा रहा है तो वो सारा मुनाफा क्या सब में इक्वली बांटते हैं? नहीं बांटते हैं. वो क्या, वो अमीर बन जाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और वो उसका जो भी प्रॉफिट मिलता है वो उनका हो जाता है. लेकिन एक कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो एक मानसिकता से चलते हैं उनका यही होता है कि हम जो भी करते हैं, जैसे आज चाइना या रशिया जो भी करते हैं वो कम्युनिस्ट फॉलो करते हैं. तो उनका कहना ये होता है कि जो हमारा है वो सबका है,
जो पूरे जो कुछ है किसी का ये नहीं है कि ये तुम्हारी इंडस्ट्री है, ये वो सब कुछ कंट्रीज को बिलोंग करता है, और उसका जो भी प्रॉफिट हो जाएगा वो सारे सब लोगों में बांटे जाएंगे उस चीज को. सो सोवियत यूनियन एडवोकेटेड सोशलिज्म एंड अ वन पार्टी ऑथोरिटी सिस्टम. अब जनरली जब सोशलिज्म होता है या कम्युनिस्ट होता है, जनरली वहां पे तानाशाही होते हैं, क्योंकि सारा रूल जो होता है, सारा पैसा, सारा मुनाफा, सारे जो भी प्रॉफिट होता है या सारे बिजनेस होते हैं, वो सब किसको जाते हैं? उस कंट्री के लीडर को जाता है. तो वो एक तानाशाही बन जाता है. तो उनके पास ऑथोरिटेन यानी सिर्फ उनके पास ही पावर होती है. जबकि जैसे हमारी कंट्री होती है जो डेमोक्रेसी में या कैपिटलिज्म में बिलीव करते हैं, वो क्या होता है, वो ये उनकी किसी की तानाशाही नहीं चलती है, लोकतंत्र चलता है, लोग क्या कहते हैं वो होता है. ठीक है. सो ये उनका सिस्टम था. बोथ द सुपर पावर्स वांटेड टू एक्सपांड देयर ओन डोमिनियंस इन द वर्ल्ड. अब दोनों को सुपर पावर बन गया, अब दोनों को भी अपना जो है वो सिद्धांत, अपना एक पावर दिखानी थी, डोमिनियंस दिखानी थी, कौन ग्रेट है वो बताना था. तो इस वजह से क्या हुआ, अमेरिका वांटेड टू स्प्रेड कैपिटलिज्म व्हाइल सोवियत यूनियन वांटेड टू स्प्रेड सोशलिज्म. अब दोनों भी पावरफुल कंट्रीज है, तो दोनों ने अपने अपना सिद्धांत है वो ज्यादा फैलाने की कोशिश की. Both countries started making efforts to put smaller countries into their respective blocks in order to increase hegemony. As a result, Europe was ideologically divided. अब इस वजह से क्या हुआ, दोनों भी अपने अपने सिद्धांत जो छोटे छोटे कंट्रीज के ऊपर अपना दोष जमाने लगे, या ये कहने लगे कि आपको हमारी तरफ फॉलो करना पड़ेगा. तो इस वजह से क्या हो गया, इनके बीच में एक कंपटीशन निर्माण हो गया, और सिद्धांतों के बलबूते पे आइडियोलॉजिकली यूरोप क्या हो गया, बट गया दो हिस्से में. दैट इज इन capitalism and socialism. Then Western European countries joined the bloc led by America. अब जो वेस्ट यूरोप में जो कंट्रीज स्थित थे, उन्होंने सोचा कि हम अमेरिका की तरफ से हम कैपिटलिस्टिक इसमें फॉलो करेंगे. वाइल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जॉइंट ब्लॉक लेड बाय सोवियत यूनियन. जो ईस्टर्न साइड कंट्रीज थे, उन्होंने सोचा हम सोवियत यूनियन. इसलिए अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी ईस्टर्न कंट्रीज आज भी, अगर हम चाहते हैं कोरिया सब है या अगर चाइना भी है, वो सारे क्या है, दे बिलीव इन कम्युनिस्ट या सोशलिज्म में. दिस सुपर पावर espoused a policy of extending military and economic help to countries in their respective blocks. अब क्योंकि ये सुपर पावर्स थे, ये सारा कुछ अपने हक में रखना चाहते थे, सारा कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, तो जो भी कंट्रीज इनके साथ आए, तो इन्होंने क्या सोचा, हम उनको जो भी मिलिट्री पावर है या सोशल इकोनॉमिक हेल्प है, ये छोटे छोटे कंट्रीज को हम उनको देंगे. क्यों देंगे? क्योंकि वो हमारी तरफ से, क्योंकि वो हमें फॉलो करते हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया है. ओके. देन आर्म्स रेस. अब ये पॉइंट नंबर 2 है, what were the effects of cold war. Okay, now first effect was bipolarization of the globe, या countries. Then next is arms race. arms race क्या होता है? रेस हमेशा क्या होता है, यानी हम एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं, भागकर, भागने में जो रेस होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को पीछे छोड़ना चाहते हैं. अब ये लोगों, ये कंट्रीज के बीच में क्या हो गया, आर्म्स. आर्म्स यानी जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज थी, जो भी हमारे शस्त्र थे, उनमें एक जंग छिड़ गई कि तुम्हारा जो है वो तुमसे ज्यादा पावरफुल हमारी आर्म्स एंड एम्यूनेशन होनी चाहिए, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास इतने सारे बम होने चाहिए, इतने सारे डिफेंस की चीजें होनी चाहिए. So the superpowers started producing arms on a large scale to outsmart each other. Outsmart यानी एक दूसरे से ऊपर आने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, उनसे बेहतर दिखने के लिए. तो ये क्या करने लगे, जैसे अमेरिका है, वो अपनी जो भी डिफेंस की, जो भी शस्त्रों की टेक्नोलॉजी थी वो बढ़ाने लगा. रशिया था, वो अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाने लगा.
That started a rivalry to make more and more destructive weapons and to acquire technology required for the same. अब इन्होंने क्या सोचा, हम एक दूसरे से तभी बेहतर साबित होंगे अगर हमारी शस्त्र जो है वो दूसरे पावरफुल कंट्रीज से ज्यादा बेटर होगी। तो इस वजह से उन्होंने उसमें कंपटीशन, राइवलरी यानी कंपटीशन आने लगी और सब उसी इसमें लगे थे कि कैसे हम अपनी शस्त्र को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाए, और इस वजह से वो उसमें डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने लगे, वो तकनीक में अपना जो भी है इंटेलिजेंस उसमें बढ़ाने लगे। Soon, both the superpowers realized that arms race may endanger international peace. लेकिन क्या हुआ इसी दौरान, जैसे हम कहते हैं ना, अगर हम किसी बुरी दिशा में बढ़ गए, एक बार हम किसी बुरी दिशा में बढ़ गए तो उसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक जाके रुकना है इन सब ने। क्योंकि हम जितना कोशिश करेंगे कि कोई बुरी, अगर मानो किसी ने हमें गलती से, किसी का पैर हमारे पैर पे गिर गया, हम क्या सोचेंगे, अगर हम चाहे तो हम उसको इग्नोर कर सकते, हम सोचेंगे ऐसे कैसे हम उसको इतनी आसानी से छोड़ दे, हम उसको 2 थप्पड़ लगा के आएंगे। वो फिर सोचेगा हम 2 थप्पड़ में हम क्यों चुप रहे, हम कहीं वीक ना लगे, ऐसे ना लगे कि हम तो चूड़ियां पहन के बैठे थोड़ी ना है। अगर उन्होंने ऐसे सोचा, फिर वो जाके कहेंगे कि हम उसको 2-4 गुंडों को लेके आके पिटवाएंगे। फिर क्या होगा, वो सोचेगा अरे तुम्हारे पास 2-4 गुंडे हैं तो मैं भी क्यों चुप रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, वो भी और 10-50 लोगों को हथियारों के साथ लेके आएगा। आखिर में क्या हो जाना है, किसी की मौत हो जानी है। वो इसके इसके फैमिली की किसी की मौत हो गई तो उसके फैमिली के 3 लोग मर गए, उसके 5 लोग तो इसके 10 लोग। तो ये चीजें क्या होती है, जो भी हम किसी ऐसे डिस्ट्रक्टिव या किसी भी ऐसी बुरी आदतों में जब हम हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, उसका कोई अंत नहीं होता है, वो सिर्फ तबाही की तरह चला जाता है, वो रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ लेके जाता है। तो यही चीज उनकी समझ में आई कि अगर हम ये आर्म्स रेस को हमने बढ़ावा दिया तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल पीस, यानी पूरी जग भर में, दुनिया भर की जो शांति है वो भंग हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हेंस efforts towards arm control and disarmament also happened during this period. तो उन्होंने क्या सोचा, उससे ज्यादा हम शांति का मार्ग लेते हैं और डिसआर्मामेंट यानी हम आर्म्स को कम से कम यूज करने की ऐसी कोई पीस करेंगे या ऐसे कोई पैक्ट करेंगे या ऐसी कोई नीति बनाएंगे जहां हम कम से कम ऐसे चीजों का यूज करेंगे। ओके, नाउ creation of regional organizations. Okay, developing nations created regional organizations at the regional level in order to ensure mutual cooperation in the context of superpower rivalry. They felt that economic development was more important. European countries came together and formed the European Economic Community, while the Southeast Asian countries like Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, etc. established the Association of Southeast Asian Nations. अब इन्होंने क्या सोचा, रादर हम आर्म्स की तरफ हमारा जो है वो नजर हम वहां से हटाकर हम इस तरह लगाएंगे कि हम एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करेंगे जो क्या होगा, जो आपसी कोऑपरेशन के बेसिस पे चलेंगे, जो सुपीरियरिटी और पावर के बीच में फंसेंगे नहीं, रादर हम उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और इस वजह से क्या किया उन्होंने, यूरोपियन कंट्रीज साथ में आए और उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ऐसे सेटअप किया। और जो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज थे जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, वो इकट्ठे आकर उन्होंने ASEAN, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। ठीक है, देन कमिंग टू नॉन अलाइनमेंट। नाउ नॉन अलाइनमेंट इन द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, while the world was becoming bipolar, there were some countries which did not want to join the superpower rivalry. Such nations decided to stay out of the Cold War rivalry. Their policy is known as non-alignment.
नॉन अलाइनमेंट वॉज एन इम्पोर्टेंट मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ जाकर रह जाना या उनके साथ जाकर जुड़ जाना, उसको बोलते हैं अलाइन। वी से नो द रेलवे ट्रैक्स आर अलाइंड इन सच अ मैनर, या द बिल्डिंग इज अलाइंड इन अ सिमेट्रिकल ऑर्डर, यानी वो किसी के साथ इस तरह से चलते हैं। कोई भी चीज, अलाइनमेंट ये वर्ड जब आता है इसका मतलब होता है साथ जाना, इकट्ठे चलना। तो नॉन अलाइनमेंट यानी ऐसे, जैसे जैसे हमने कहा था जब बाइपोलराइजेशन हुई दोनों भी कंट्रीज के बीच में, यानी कंपल्सरीली अगर कोई अमेरिका का दोस्त है तो वो रशिया का दुश्मन है, रशिया का दोस्त है तो अमेरिका का दुश्मन है। तो ये जो बातें हुई थी, किसी कंट्रीज ने कह दिया कि हमें ये किसी के साथ नहीं आना है, ना हमें अमेरिका के साथ आना है, ना हमें रशिया के साथ आना है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि कोल्ड वॉर पीरियड में कि हमें किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं करनी है, हम इंडिविजुअली रहेंगे, हम दोनों के साथ भी सही रहेंगे और हमें दूसरे भी किसी एक के साथ रहने की जरूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट। ओके, ये बहुत जरूरी हुआ था कोल्ड वॉर पीरियड में। कोल्ड वॉर में जैसे यानी अमेरिका और रशिया आपस में भिड़ तो नहीं रहे थे, लड़ तो नहीं रहे थे, लेकिन मन मुटाव चल रहा था। तो जैसे हम कहते हैं ना, हमें क्या पड़ी है, अगर मानो हमारे नेबर्स है, अभी एक नेबर और दूसरा नेबर हमारा इकट्ठे झगड़ रहे हैं या उनके बीच में मन मुटाव हो रहा है, तो हम क्यों उसमें जाके किसी की साइड ले? हम दोनों से ही बात करेंगे इक्वली, हमें किसी एक की तरफ होने की जरूरत नहीं। तो इसे कहते हैं नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट, अब ये क्या है? The Asian and African countries which became independent after the Second World War supported the idea of non-alignment. This movement started from 1961 under the leadership of India's Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, President of Yugoslavia Marshal Tito, President of Egypt Gamal Abdel Nasser, President of Indonesia Dr. Sukarno, and Prime Minister of Ghana Dr. Kwame Nkrumah. सो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुई, इसमें क्या हुआ, एशियन के जो कंट्रीज थे और अफ्रीकन के जो कंट्रीज थे वो इकट्ठे आए। और ये इंडिपेंडेंट कब हुआ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमें भी हमारी इंडिपेंडेंस मिल गई, तो हमें किसी के साथ, तभी क्या हुआ था, ब्रिटिशरों ने क्या, जैसे हमने अगर 8th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री बुक्स में पढ़े थे कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटिशरों को क्या था कि हम उनका सपोर्ट दें उस वर्ल्ड वॉर को लड़ने में। तो उन्होंने क्या किया था, तभी हमें कहा था कि चलो हम आपको आजादी देंगे, उसके बदले में आप हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में सपोर्ट करोगे वो लड़ने के लिए। बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, खत्म हो गया, तो अब हम किसी, तब तक हमारे देश ऑलरेडी आजाद हो चुका था 1947 में। तो उसके बाद जैसे हमने ऑलरेडी देखा 1935 से लेके 1946 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, हमें आजादी मिली 47 में। तो उसके बाद जो ये मूवमेंट शुरू हुआ 1961 में, तब प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम अभी अभी से ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शामिल होंगे, कि हमें किसी भी पर्टिकुलर देश के साथ नहीं जुड़ना है, तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना है। तो इसमें युगोस्लाविया के जो प्रेसिडेंट थे, इजिप्ट के जो थे, देन इंडोनेशिया और गाना के जो थे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, वो दो सारे इकट्ठे आके उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया। ओके, नाउ इवेल्युएशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इवेल्युएशन यानी उसका हम ब्यौरा करते हैं, उसको हम एक समरी करते हैं, क्या क्या चीजें हुई थी उसमें, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करने से क्या क्या हुआ। तो उसका एक वो हमें समरी की तरह, एक कॉम्प्रिहेंशन की तरह, कॉम्प्रिहेंसिव उसकी एक नॉलेज दे रहे हैं। The non-alignment movement has opposed colonialism, imperialism and racism. अब जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या किया, जो कोलोनिज्म थी यानी ब्रिटिशर, और इंपीरियलिज्म यानी राजा महाराजा जो रूल करेंगे सब उनके अंडर होगा, या रेसिज्म, रेसिज्म मीन्स जो काले हैं
जो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, जो ब्राउन है इंडिया से बिलोंग करते हैं, या उनके गोरी चमड़ी अगर जिसकी यूरोपियन की है, उसके बेसिस के ऊपर जो उनमें भेदभाव होता था, ये तीनों चीजों को हटा दिया, ओपोज किया उन्होंने। ठीक है। इट हैज एनकरेज द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। अब उन्होंने इसमें ये भी डिसाइड किया कि जब भी कोई इंटरनेशनल कोई भी ऐसे मनमुटाव वाली बात हो गई, या हमेशा ये नहीं होगा कि सारे हमेशा एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में रहेंगे, तो तब उन्होंने क्या सोचा कि कोई भी ऐसी जब बात होती है तो हम उसको आराम से, शांति से, पीसफुल मीन्स से हम उसको, डिस्प्यूट्स को, जो भी झगड़े हैं उनको हम सुलझा देंगे। इंडिया लेड दिस मूवमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। India continued to actively support the movement afterwards as well. Even after the end of Cold War, the importance of the movement has not reduced. अब ये उन्होंने जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया से जब उन्होंने ये मूवमेंट में हिस्सा लिया, उन्होंने उसमें बहुत अच्छे से काम किया उस चीज में। और ये ना कि सिर्फ कोल्ड वॉर पीरियड, लेकिन उसके बाद भी ये ऐसे ही चलता गया। ये नहीं कि वो कम हो गया कि अभी कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो चलो वापस से हम वही सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो वो चलता गया। द नॉन अलाइंड मूवमेंट इज बेस्ड ऑन इटर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमनिज्म, ग्लोबल पीस एंड इक्वालिटी। It has inspired it has inspired the less developed countries to come together. Okay? अब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उनमें एक और क्या खासियत थी, ये कौन से सिद्धांत प्रिंसिपल्स पे आधार थे? ह्यूमनिज्म, यानी लोगों के मानवीयता, मानव अधिकार जिसे बोलते हैं, या मानवीयता जिसे बोलते हैं, कि हमें लोगों को उनके कलर, कॉम्प्लेक्शन, ऊंच नीच, छोटे कंट्री बड़े कंट्री, उसके आधार पे ना भेदभाव करके, बल्कि एक इंसान को दूसरे इंसान की तरह इंसानियत से पेश आना उनके साथ। दूसरी, ग्लोबल पीस, यानी पूरे दुनिया में शांति का वातावरण होना चाहिए। एंड इक्वालिटी, इट हैज इंस्पायर्ड द लेस डेवलप्ड कंट्रीज टू कम टुगेदर। इट हैज एनकरेज्ड द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स। ओके, इन्होंने क्या किया, ये लेस डेवलप्ड कंट्रीज को आपस में एकजुट करके आने के लिए, आपसी सहमति से इकट्ठे होने के लिए इंस्पायर किया, प्रोत्साहित किया। इन्होंने इस चीज के लिए भी एनकरेजमेंट दी कि जो भी ऐसे रिजोल्यूशंस उन्होंने आपस में डिसाइड किया, नीतियां बनाई कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मनमुटाव है, वो शांति के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। देन आफ्टर दैट व्हाट दे सेड, while taking a firm stand on disarmament, fostering human rights, the non-aligned movement put forth the problems of poor, underdeveloped countries firmly. This movement made a demand of a new international economic order. अब इन्होंने साथ में क्या डिसाइड किया कि उन्होंने एक फॉर्म, एक मुकाम या एक थाम, उन्होंने एक ये उसके ऊपर एक डिसीजन लिया कि हमने ज्यादा से ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन का प्रयोग नहीं करना है। ये नहीं कि थोड़ा सा किसी के साथ मनमुटाव हुआ, आज भी अगर हम देखते हैं, इंटरनली भी अगर हम देखते हैं, तो थोड़ी ना इमीडिएटली हमारे साथ किसी के साथ मानो बहस हो जाती है तो तुरंत हम तलवारें निकालते हैं, चाकू छुरी निकालते हैं क्या? नहीं करते। हम हमेशा सोचते हैं कि चलो आपस में बैठेंगे और एक शांति के द्वारा हम उस चीजों को, हमारी बात को बयां करते हैं, और पीसफुल मीन्स शांति स्वरूप हम उस चीज को सॉल्व करेंगे। यानी कि बात बात पे हम हमारे आर्म्स, गन्स, ये सब निकालें। तो यही चीज उन्होंने सेम थिंग कहा कि जब भी हम कोई बात ऐसे हो जाएगी तो हम डिसआर्मामेंट के द्वारा हम उस चीज को, फॉस्टरिंग ह्यूमन राइट्स, यानी मानवीय अधिकार को हम ज्यादा बढ़ावा देंगे, हम उसको ज्यादा तवज्जो देंगे, हम उसको ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करेंगे। द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पुट फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर्मली। तब तक क्या हुआ, जैसे हमारा भी कंट्री
इंडिया भी तभी बहुत पुअर हुआ था जब ब्रिटिश छोड़ के गए थे। जैसे वैसे ही अफ्रीका में भी जब ब्रिटिशरों ने किया, वैसे और बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज थे जो गरीब थे, डेवलप नहीं थे। तो इनको हमने उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नीतियां बनाई। दिस मूवमेंट मेड अ डिमांड ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये NIEO जो है उसका है कि एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी जो आर्थिक स्थिति से एक दूसरे को मदद करेंगे, ऐसे उन्होंने बनाया। देन summarizing briefly, the significance of non-aligned movement has not reduced even if the Cold War is over. अब इस चीज को वो शॉर्ट में हमें बता रहे हैं कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो कोल्ड वॉर के बाद भी कुछ कम नहीं हुआ, उसका असर वो चलते गया। It inspired the less developed countries to come together. It brought several new streams of economic and social changes into international politics. अब इन्होंने क्या किया, ये ना कि सिर्फ वहां तक ही रेस्ट्रिक्ट हुए कि कोल्ड वॉर के टाइम में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करे, लेकिन उसके बाद भी वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे थे, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उनको साथ में इकट्ठे आने के लिए प्रेरित करते थे, प्रोत्साहित करते थे। और साथ ही में उन्होंने क्या किया, नए नए इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस लाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बीच में। जैसे अगर हम देखते हैं आज हम UN का एक हिस्सा है, 93 कंट्रीज उसका हिस्सा है, तो उसमें क्या करते हैं, वो सारे इकट्ठे आते हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस होते हैं या इंटरनेशनल पॉलिसीज होते हैं, उन सबको वो नई नई नीतियां बनाते हैं ताकि सारे कंट्रीज को उसका लाभ मिले, सारे कंट्रीज डेवलप हुए और एक ग्लोब में ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशन बढ़ते जाए। It gave these countries the confidence to assert themselves with self-respect in international politics. अब अगर हम बाद में आगे के लेसन में पढ़ेंगे UN and its whatever works of UN and what was the aim of UN, तो हम जानेंगे। जैसे UN मीन्स क्या, यूनाइटेड नेशंस, यानी जहाँ 93 नेशन मेंबर्स जो है उसके। एंड उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई ताकि जो ये छोटे मोटे अंडर डेवलप गरीब कंट्रीज हैं उनमें ये कॉन्फिडेंस आए कि वो अपने आप को एसर्ट, यानी वो अपने आप को दर्शाएं और उनमें भी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ये नहीं कि कोई गरीब देश है, पिछड़ा हुआ देश है, तो उनको एकदम साइडलाइन करे, उनके साथ कोई ट्रेड रिलेशन ना हो, उनके कंट्री में कोई डेवलपमेंट ही ना हो, उनके यहाँ कोई टेक्नोलॉजी ही ना हो। तो आपस में वो जब मिलजुल कर करेंगे तब जाके उनके बीच में डेवलपमेंट होगी और ट्रेड होगी। सो ये चीजें उन्होंने ड्यूरिंग दिस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की है, जो अभी भी जारी है। ओके, so now till here we will end our today's class. In the next lecture we'll learn about end of cold war, यानी कब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कैसे हुआ। एंड फिर देन वी विल लर्न पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड, यानी वॉर के बाद, जब हमने ये लेसन में भी जैसे शुरुआत में ही देखे, पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो कोल्ड वॉर भी खत्म होने के बाद क्या क्या चीजें पॉलिटिक वाइज चेंज हुई, क्या क्या चीजें कैसी हुई, वो सारे हम पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो वी विल लर्न व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है और वो कैसे आता है, दैट ऑल्सो वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, till now whatever homework I have given, I expect you to please come and forward it to me here in the chat. फेलिंग विच, जैसे अगर हम जानते हैं अभी कहते हैं कि 1-2 महीने में स्कूल शुरू हो जाएंगे, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, तो उसके पहले प्लीज आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, होमवर्क मुझे सारे सबमिट होने चाहिए। एंड इन द फॉलोइंग लेक्चर्स, अभी जैसे हमारे ये 2 लेक्चर्स हो गए, हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स हो गए और इसके भी 1 लेक्चर हो गया लेसन। So when I complete 3rd lesson in history, I will take your test. So before that, please be prepared with your history notes, with your homework, all of it. ठीक है, टेस्ट में दूंगी जब मैं अपना 3rd लेसन कंप्लीट करूंगी। सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, और जो होमवर्क नहीं सबमिट करेंगे और जो टेस्ट
में नहीं उनको मार्क्स मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है तुम लोगों को स्कूल में दिक्कत आ जाएगी एवरीथिंग। ठीक है, ओके, सो नाउ आई विल स्टॉप इट फॉर हियर। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।